नमस्कार, मैं हूं साक्षी बत्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत, जो आज है रक्षा बंधन स्पेशल। रक्षा बंधन एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के स्नेह को और उनके अटूट रिश्ते का प्रतीक है और इस त्योहार पर भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे तोहफे देते हैं। इसीलिए आज के खास शो पर हम बात करेंगे एक ऐसी जरूरी चीज के बारे में जो जीवन भर आपकी सेहत की रक्षा करता है और साथ ही आपको बताएंगे कुछ ऐसे हटकर तोहफे जो आप अपनी बहनों को और भाइयों को इस बार रक्षा बंधन पर दे सकते हैं। भाई बहन के स्नेह और प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। इस खास दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई इसके बदले उनकी रक्षा का वचन देता है। साथ ही भाई अपनी बहन को कोई न कोई तोहफा जरूर देता है। वैसे तो कई तरह की चीजें गिफ्ट में दी जा सकती हैं, लेकिन बहन को वित्तीय सुरक्षा और बेहतर भविष्य का तोहफा आज के दौर में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस बार अपनी बहन को मेडिकल इंश्योरेंस गिफ्ट कर आप अपना प्यार और फिक्र उसको दिखा सकते हैं। यकीनन आपकी बहन को आपका ये गिफ्ट बेहद पसंद आएगा। आप निजी कंपनी से स्वास्थ्य बीमा खरीद सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से मिलने वाले स्वास्थ्य बीमा का भी चुनाव किया जा सकता है। बाजार में कई तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी मौजूद हैं। ऐसे में लोगों को कोई भी प्लान खरीदते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए और अपने लिए सही स्वास्थ्य बीमा कवर का चुनाव करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जो आपके पूरे परिवार को कवर करे। स्वास्थ्य बीमा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखना चाहिए। पॉलिसी में दिए नेटवर्क अस्पतालों की लिस्ट को अच्छी तरह से जांच लें। कैशलेस और रीइंबर्समेंट क्लास ठीक से पढ़ लेना चाहिए। कोरोना संकट के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व और भी बढ़ चुका है। बीमारी में खर्च होने वाले मोटे अमाउंट को हेल्थ इंश्योरेंस संभाल सकता है। IRDAI के निर्देश पर अब इंश्योरेंस कंपनियों ने स्पेशल कोरोना कवच पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है, जो 50,000 रूपए से लेकर 5 लाख तक का कवर दे रही है। अगर आपकी बहन के पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस हो तो आप पॉलिसी की लिमिट बढ़ाकर गिफ्ट भी दे सकते हैं। सरकार की ओर से भी कई तरह की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका चुनाव कर जिंदगी के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया जा सकता है। देश में गरीब और पिछड़े लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चला रही है। इस स्कीम का फायदा लेकर आप केंद्र सरकार की ओर से लिस्टेड अस्पतालों में अपना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र और गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों को शामिल किया गया है, जिसमें 30,000 रूपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलेगी। कब हमें हेल्थ इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाए, इस बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। चाहे हमारी उम्र कम हो या ज्यादा, हमें अपने जीवन के किसी भी स्टेज में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन आपात स्थितियों में पैसे की दिक्कत ना हो, इसके लिए सही वक्त पर एक अच्छी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की सलाह दी जाती है। और अब जब हमें ये पता चल गया है कि हमारी सेहत की सुरक्षा के लिए जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस और कितना इंश्योरेंस कवर अब आपको लेना चाहिए, अब जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम कैसे किया जाता है। स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। आशीष झाम, डायरेक्टर और COO इन्फिना इंश्योरेंस ब्रोकिंग, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है धन दौलत के इस खास शो पर आपका, और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम पर आमंत्रित किया और रक्षाबंधन के जो अटूट पर्व पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इससे मैं बहुत शुभकामना देता हूं सारे व्यूअर्स को, और जो भी हम जानकारी दे पाए, आई एम क्वाइट श्योर उनके काफी उपयोगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी अपना समय निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि आज हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो किन किन प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इस मार्केट में अवेलेबल है? देखिए, जो है, अगर हम सुरक्षा बीमा की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस की पहले अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें तो कई प्रकार की पॉलिसियां अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्लोटर पॉलिसीज अवेलेबल होती हैं, और एक आजकल जो और फ्लोटर पॉलिसी मतलब आप पूरे परिवार का इंश्योरेंस एक पॉलिसी द्वारा कर सकते हैं।
इस प्रकार से पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जी। या एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है। ओके। कॉर्पोरेट्स ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, और जो आजकल एक नई प्रकार की पॉलिसी अभी जो मार्केट में आई है वो एक ओपीडी पॉलिसी है। मतलब आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है और आप उसके डॉक्टरी इलाज और इस प्रकार की बीमारियों का भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगी। एक और जगह काफी कंफ्यूजन लोगों के लिए हो जाता है जब वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि उनको कैशलेस पॉलिसी का उपयोग करना चाहिए या उनको एक ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें पहले वो कैश से पेमेंट कर दे लेकिन बाद में उनको रीइंबर्समेंट मिल जाए। तो इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी बेहतर रहती है? साक्षी जी, इसमें तो ऐसा है कि जो IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उनके नियम अनुसार जी आपको कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों आप क्लेम कर सकते हैं अपनी पॉलिसी द्वारा। जी। जो कैशलेस वहां ऑफर होता है जहां पर नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स आपके हों। तो जहां पर नेटवर्क हैं आपके और जहां पर आपके अस्पताल के नेटवर्क हैं वहां पर आपको जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिकॉज एक तो क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनियों के टाई अप होते हैं उन अस्पतालों के साथ में, आपको तुरंत पैसों की मतलब जो एक कमी होती है, अचानक कभी कोई दुर्घटना हो जाए या कोई आपकी इतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं होती है कि इस प्रकार से आपको पैसे अचानक खर्चने पड़ जाएं। तो जो कैशलेस फैसिलिटी है, जो नेटवर्क है इस समय सारी बीमा कंपनियों का, जो कि TPAs हैं, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, चाहे वो सरकारी कंपनियों के लिए हो या प्राइवेट कंपनियों के लिए हो, बहुत अच्छे नेटवर्क बन चुके हैं। और मैं सब दर्शकों से यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कैशलेस फैसिलिटी का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, कैशलेस बेहतर उपयोगी होता है और आसान रहता है आपके लिए नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स में जाके क्लेम करना, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तीसरी बात ये बताइए आशीष जी कि कौन सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आमतौर पर इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर नहीं होती? देखिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ बीमारियां हैं, जैसे अगर मैं आपको बता दूं, जो कॉस्मेटिक रिलेटेड ट्रीटमेंट है, लेसिक सर्जरी लोग कराना चाहते हैं या इस प्रकार की चीजें होती हैं, या सुसाइड होगा अगर कोई कर ले, सेल्फ इंजरी कोई कर ले, जो ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होता है, इस प्रकार की कवरेजेस नहीं दिए जाते। और बीमा कंपनियां कंज्यूमेबल्स जो हैं वो भी नहीं कवर करते हैं ज्यादातर। आमतौर पर कंज्यूमेबल्स का मतलब जैसे ग्लव्स हो गया या सिरिंजेस हो गया, जो रोजमर्रा में डॉक्टर्स यूज करते हैं। जी, ओके। जी, वो उस प्रकार की चीजें नहीं होती। जैसे कल को कोई किसी को चश्मों की आवश्यकता हो गई जी, तो स्पेक्टिकल्स हो गया, इस प्रकार की चीजें इंश्योरेंस नहीं कवर करती। ठीक है। आशीष जी, ये देखा गया है कि बीते 2 साल में जब कोविड से हम लोग गुजर रहे थे, तब ऐसे कई केसेस देखने को मिले कि लोग हॉस्पिटल्स गए और अपना क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट हुए। तो ये बताइए कि किन किन रीजंस की वजह से आमतौर पर क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं? ये क्लेम रिजेक्शन के कारण अगर ज्यादातर जो है, मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको कुछ कागज सबमिट करने होते हैं। ज्यादातर लोगों ने जो कागज नहीं सबमिट किए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर देगी कि आप ये कागज सबमिट करो। अब एक आम तौर पे जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या इंश्योरेंस ब्रोकर द्वारा एक सही जानकारी देना अनिवार्य होता है अपने ग्राहक को, एक पॉलिसी होल्डर को। और अगर आप सारे कागज आप प्रस्तावित रूप में आप सबमिट करते हैं तो आपको इंश्योरेंस क्लेम अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो आशीष जी ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्स जैसे आपने बताए, तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं आमतौर पर हमारे पास तैयार होने चाहिए जब भी अगर हमें क्लेम करना है, तो किसी भी वजह से हमारा कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए, हम पहले से ही उसकी तैयारी रखें? जैसे एक आपको अपना डॉक्टर्स कंसल्टेशन नोट हमेशा आपके पास होना चाहिए, जब आप एडमिशन नोट हम कहते हैं। अगर आपकी प्लान्ड सर्जरी हो रही है तो अगर उसके हिसाब से आपको एक एडमिशन नोट रखना बहुत जरूरी है कि आप एडमिशन करा रहे हैं और किस कारण से आपका मतलब आप अस्पताल में आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप वहां जाएं। पहली चीज वो हो गई। उसके बाद में आपकी पूरी जितने रिपोर्ट्स हैं, बिल्स हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हैं और जो भी आपने इलाज कराए हैं, चाहे वो आपकी जितनी भी टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं, चाहे अच्छा एक और चीज होती है कि आप अस्पताल जाने के 30 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक जो भी आप खर्चा करते हैं वो भी आपको क्लेम में मिलता है, जिसको हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। और कई लोगों के इस बारे में जानकारी नहीं होती कि अगर आप पहले
पहले अगर आप देखेंगे तो अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, वो इंसान पहले कोशिश करता है कि वो पहले अपने डॉक्टर के पास जाएगा, वो टेस्ट करेंगे और उस पर निर्धारित होता है कि उनको अस्पताल जाके कोई सर्जरी करानी है या कोई ट्रीटमेंट कराना है। तो ये सारे खर्चे इंश्योरेंस देते हैं। और इस प्रकार से अगर अस्पताल से जब बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो जो पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो केयर है, जो ट्रीटमेंट है, वो सारा आप बीमा द्वारा कवर कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत ही काम की बात बताई है आशीष जी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि जब भी वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए गए, एडमिशन के लिए गए, तब से जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है उनको मिलेगा। लेकिन 30 दिन पहले और 60 दिन बाद का जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर और प्री हॉस्पिटलाइजेशन के टेस्ट वगैरह हैं वो भी कवर हो जाते हैं। ये आपने बहुत ही जरूरी बात बताई है। आशीष जी, ये भी बताइए कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अक्सर लोग हेल्थ बीमा लेते समय अपनी कुछ बीमारियां छुपा लेते हैं, ये समझ के कि शायद उनको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। तो ऐसे में भी क्या क्लेम्स पर असर पड़ता है? जी देखिए, ये इंश्योरेंस एक, जैसे मैंने बताया आपको, कि कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब आपके हिसाब से आपकी इंश्योरेंस कंपनी को आपको सारी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी है, आपको प्रपोजल फॉर्म में आपको डिक्लेयर करनी होती है। ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी का जो बिकॉज अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप कोई चीज अपनी बीमारी नहीं बताते हैं तो उसे हम ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उसे हम कहते हैं सप्रेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन जी, या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। इस प्रकार से वो क्लेम नहीं पे होंगे। अगर आपको लगे कि चलो अब मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये बात अगर आपने अस्पताल में गए, आपने डॉक्टर को तो बताएंगे, कल को वो आपके इंडोर केस पेपर में बात रिकॉर्ड हो जाएगी। या आपने कोई ना कोई कागज जिसके अंदर आपने, फर्ज करिए किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, परंतु अपने डॉक्टर को बताया, जबकि उनको कोई और हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल। तो ये उस समय क्या होता है कि आपको बीपी कितने सालों से है, वो आपकी हिस्ट्री में, मेडिकल हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाता है। और बीमा कंपनी इस बात का निरीक्षण करती है और इस बात को तब पकड़ सकती है कि भैया इन्होंने तो हमें उस समय नहीं बताया था, आपके प्रपोजल फॉर्म में क्या डिक्लेयर किया गया है। तो आपको मैं सब दर्शकों को ये सुझाव दूंगा कि इंश्योरेंस कंपनियां कभी भी आपके प्रपोजल को, क्योंकि आप कुछ नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो आपको कम प्रीमियम देगी या आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगी। मैं सबसे यही गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज अपनी पूरी जानकारी दें और इसमें कोई बात नहीं, कोई घबराए नहीं, ताकि इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क को जिस प्रकार से, आपके हेल्थ कंडीशन को जिस प्रकार से है, उससे आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करें और आपको पॉलिसी इशू करें। तो प्लीज अपना पूरा डिस्क्लोजर जरूर करें और अपनी जो भी मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है। आशीष जी, एक और बात बताइए कि क्या क्लेम्स लेने के लिए कोई एक तय टाइम लिमिट होता है जिसमें ये क्लेम्स लिए जा सकते हैं, या फिर कभी भी आप लेना चाहें तो तब ले सकते हैं? नहीं, ज्यादातर जो पॉलिसियां होती हैं उसके अंदर एक क्लेम सबमिशन के समय, जब क्लेम का एक डिस्चार्ज के 30 दिन के अंदर आपको क्लेम करना होता है। एक मतलब एक निर्धारित सीमा होती है, बट आपको 30 दिन के अंदर आपको क्लेम जमा करना है और लेना है। पर अगर आप किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो उसका कारण आपको पहले बताना होता है। ठीक है। और अगर आप जी आशीष जी, एक और अक्सर प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं कि कई लोगों के पास मल्टीपल पॉलिसीज होती है, यानी कि एक से ज्यादा पॉलिसी है, वो ऑफिस से भी कवर्ड है, उन्होंने अतिरिक्त भी पॉलिसी ले रखी है अपने हेल्थ इंश्योरेंस की। तो ऐसे में उनको क्लेम्स कैसे लेने होते हैं, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी से पहले क्लेम लेना है, ये समझाइए। देखिए, ग्रुप पॉलिसीज होती हैं, वो आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉई पॉलिसी में ज्यादातर लोग उसके अंदर पहले क्लेम करना चाहते हैं और फिर अपने, अगर तो छोटे क्लेम होते हैं और अगर आपका सम इंश्योर्ड या जो आपकी बीमा की रकम है, फर्ज करिए आपके एम्प्लॉयर की पॉलिसी 5 लाख की थी, बट आपने अपनी रिटेल पॉलिसी दोबारा 10 लाख की ली हुई है, तो आप जो पहली 5 लाख के अंदर अगर जरूरत है तो आप वहां पर आप इस्तेमाल करें, ये मेरा सुझाव रहेगा, ताकि आपके नो क्लेम बोनसेस वगैरह जो चल रहे हैं आपकी रिटेल पॉलिसी में चलते रहें। ग्रुप पॉलिसियों के जो कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, डे 1 कवर्ड, वेटिंग पीरियड वेवर और कई सारे जो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो रिटेल पॉलिसी में नहीं होते, वो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और जो उसके बाद अगर आपका दूसरा प्रश्न था कि अगर लोग 2 पॉलिसियां तो क्या करें, तो इंश्योरेंस में एक क्लॉज है जिसे हम कंट्रीब्यूशन क्लॉज कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फर्ज करिए अपने एम्प्लॉयर की पॉलिसी में दे रहे हैं, तो आपको एक सर्टिफाइड कॉपी लेके
उस बीमा कंपनी आपकी जो रिटेल कंपनी है उसे भेज सकती है, आपकी दूसरी पर्सनल पॉलिसी के अंदर भी आप क्लेम कर सकते हैं उससे। ठीक है। तो आप दोनों कॉर्पोरेट और पर्सनल पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं, ताकि एक जगह ओरिजिनल पेपर जाएंगे और दूसरी जगह सर्टिफाइड जाएंगे। और ये बहुत कॉमन बात है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और कंट्रीब्यूशन क्लॉज के अंदर आप क्लेम दोनों जगह ले सकते हैं, बट प्रॉफिट नहीं हो सकता जी। आपको ये इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, तो उसके अंदर आपको एक ही जगह पूरा हो। बट हाँ, अगर क्लेम फर्ज करिए 10 लाख का है तो आप 5 एक तरफ ले सकते हैं और 5 दूसरी कंपनी में ले सकते हैं। ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कि मल्टीपल पॉलिसीज की तो हमने बात की, अक्सर कई बार इंश्योरेंस कंपनियां ये सजेस्ट भी करती हैं कि आप एक बेसिक प्लान लीजिए, उसके बाद आप टॉपअप लीजिए। तो टॉपअप किस तरीके का होता है, टॉपअप लेना चाहिए या नहीं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। टॉपअप जरूर लेना चाहिए। एक बेस पॉलिसी जो हमारी होती है वो कई सालों से चलती है, और कोविड ने हमें सबको सिखा दिया है कि ज्यादा बीमा लेना बहुत अनिवार्य है। और एक चीज है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोविड में कई वेव 1 में तो कई सारे क्लेम 30 और 40 लाख रुपए के भी आए हैं बिल्कुल लोगों के। तो वो एक बात होती है। दूसरी चीज है कि कॉस्ट ऑफ मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और जैसे आप यंग एज में आप ज्यादा बीमा लेते हैं तो वो आपके साथ में वो पॉलिसियां रह जाती हैं, क्योंकि जब आपकी आयु बढ़ती है और आपको इस्तेमाल करने की अगर आवश्यकता पड़ सकती है, उस समय आपको एडिक्वेट कवर या आपको एक जो इंश्योरेंस एक उपयुक्त रकम का होना जरूरी है। तो आपको ये मेरी सुझाव है दर्शकों को कि कम उम्र में वो ज्यादा इंश्योरेंस लें और टॉपअप अवश्य लें, क्योंकि टॉपअप एक एक्सटेंशन होता है अपने बेस प्लान का। और साक्षी जी, मैं अंत में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपके रक्षाबंधन का कार्यक्रम था, तो मैं सब भाइयों से एक अपील करना चाहूंगा जी कि रक्षा के अटूट बंधन को सुरक्षा बीमा द्वारा बांधें और अपनी बहन को सुरक्षा का उपहार दें। इस प्रकार की मैं अपील करता हूं सब भाइयों को, और ताकि ये इस अटूट बंधन को और पावरफुल बना सके। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और एक बार फिर से रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों की ही सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा भी आप हेल्थ इंश्योरेंस के तहत ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के भुगतान पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जो सेक्शन 80D के तहत लिया जा सकता है। अपने लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए आपको 25,000 रुपए के प्रीमियम पर यह छूट मिलती है। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर 25,000 रुपए के प्रीमियम पर आयकर छूट पा सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, तो आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर ये इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, और इस हिसाब से आपको कुल मिलाकर 75,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स बच सकता है। साथ ही इसके अलावा आप हर साल 5,000 रुपए तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर भी क्लेम पा सकते हैं। इनकम टैक्स बचाने में डॉक्टर्स को दी गई फीस और साथ ही साथ दवाओं के लिए किया गया खर्च भी मददगार साबित हो सकता है। और अब वक्त है जानने का कि इस बार आप रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने भाई या बहन को तोहफे में क्या खास दे सकते हैं। मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा ने चुने हैं 7 बेहद खास तोहफे। शुक्रिया साक्षी। तो इस रक्षाबंधन अपनी बहन को दीजिए ऐसा गिफ्ट जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहे। तो क्या है विकल्प, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला विकल्प जो है वो है सेविंग अकाउंट। जी हाँ, बचत खाता। इसके ढेरों फायदे हैं। आप अपनी बहन के नाम पे खुलवा सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं, जो आप इसमें निवेश करेंगे उस पर भी ब्याज मिलेगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी आप खाता खुलवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे विकल्प की ओर। दूसरा विकल्प है पीपीएफ अकाउंट। कमाल के फायदे पीपीएफ अकाउंट के, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अपनी बहन के नाम पर इसके अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। इस पर जो ब्याज है मैं आपको बताऊं, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। न्यूनतम 500 रुपए से लेकर अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। चलिए तीसरे विकल्प की ओर बढ़ते हैं। ये है एफडी और आरडी। हम सब जानते हैं कि एफडी पर जो सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, एफडी जो है आप आजकल जो चल रहा है ब्याज का दर, उस हिसाब से 1 साल में आप 5.5 से लेकर 6.5% तक ब्याज हासिल कर सकते हैं। अगला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो एसआईपी के जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम 100 रुपए से आप इसके निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इक्विटी या डेट फंड में भी निवेश कर सकते हैं। अगला हमारे पास 5वां ऑप्शन जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। कोरोना ने हमको ये चीज तो समझा दी कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारी जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और आज के दौर में मैं आपको बताऊं, अब इसके फायदे मैं आपको समझा देता हूं कि आप
इमरजेंसी में जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो वित्तीय बोझ से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसके बाद अगला विकल्प जो है हमारे पास है वो है गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ, सरकार की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीमों में से एक है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। और इसके बारे में आपको बताऊं कि इसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है, आपको बॉन्ड के जरिए गोल्ड मिलता है और इसकी जो ब्याज दर है वो जो तय की जाती है वो आरबीआई के जरिए की जाती है। इसके बाद जो है अगला ज्वेलरी और गोल्ड। जी हाँ, सोने के सिक्के आप गिफ्ट कर सकते हैं अपनी बहन को या फिर गहने आभूषण कर सकते हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानियों के दिल के काफी अजीज होता है सोना। ऐसा माना जाता है कि बुरे वक्त में सोना ही काम आता है। जी साक्षी। धन दौलत के इस रक्षाबंधन स्पेशल को यहीं समेटते हैं।